प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको कराऊंगा आज 2023 के इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। अब आप सोचेंगे कि भैया ये तो 2023 का है, तो देखिए 2023 का पेपर देखकर आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आपको मैं कराने वाला हूँ। आप अगर इस तरीके से कॉपी लिखेंगे फिजिक्स की तो 70 में आपको यहाँ पर कम से कम 65 प्लस अंक तो आराम से लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपकी हर चीजें जो है सही होंगी, मतलब कि जैसे कि हैंड राइटिंग भी काफी ज्यादा मैटर करती है, हर चीजें, तो पूरा तरीका आपको बताऊंगा। और साथ ही इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव करने हैं, कैसे थ्योरी के क्वेश्चन, डायग्राम, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बस यहाँ पर अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप निर्देश वगैरह सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बस आपको सपोर्ट ऐसे ही करना है मेरा, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है खंड आ। अब इसमें देखें तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से देख सकते हैं आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुल कितने रहेंगे, तो 6 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, बताइए। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग कॉपी पे। ऐसे ही आप एक तरफ लाइन खींचेंगे, यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जिस भी नंबर का आप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 नंबर का है, तो 1 नंबर डालने के बाद आप का यहां पर देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन सही है, तो हम डाल देंगे का हमारा बी, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके सामने है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? ऋण आवेशित, धन आवेशित, विद्युत उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर विद्युत उदासीन होता है, तो इसमें आप खा का सेकंड कर लीजिएगा, यही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके सामने दिया गया है ग नंबर, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों होती हैं, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है ना, अनुप्रस्थ प्रकृति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन घ नंबर यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो भैया लाल रंग हो जाएगा, सही कर लीजिएगा, घ का आपका डी विकल्प। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला देखिए, अंगा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर, तो यहां पर h/2π होता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेकर चलेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, इसको मैंने यहाँ पर बनाया नहीं कि मैं आपको यहाँ पर 2024 करके दिखा देता, जैसे 23 से 24 करके मैं आपको दे सकता था कि ये 24 का है वायरल पेपर, लेकिन ओरिजिनल से हमें हमेशा रूबरू होना चाहिए। ये चीज़ें आप तो जानते हैं कि ओरिजिनल चीज़ हमेशा ओरिजिनल ही रहती है, तो इसी लेवल का पेपर आएगा, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र कैसा होता है? तो धारावाही चालक के चारों तरफ केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही करना है, बहुत ही बेस्ट तरीके से, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। अब यही चीज़ें इंग्लिश में दी रहेंगी, तो इनको हम छोड़ देंगे, आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका खंड बा। अब खंड बा यहां से स्टार्ट होता है। इन क्वेश्चनों को देखिए जरा सा, फिर मैं आपको यहां पर पूरा इनका सोल्यूशन कराता हूं। उससे पहले आपके लिए एक सबसे बड़ा ऑफर है, जो कि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम फिजिक्स में कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, फुल सोल्यूशन के साथ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहां पर आपको भागना नहीं है, क्योंकि आपको मैं हमेशा अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का जो
है प्रयास करता हूं, जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता भी होगा। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का आपको पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, सारी चीजें थ्योरी के साथ साथ, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट का, तो अभी एग्जाम तक आपके लिए ऑफर है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 70 रुपीज यानी कि 70 रुपए आप लोग, आपके सामने एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिसमें है, यहाँ पर देख सकते हैं 9511470534। इस नंबर पर आपको 70 रुपीज पेमेंट कर देना है। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट, जी हाँ तीनों सब्जेक्ट, वैसे देखिए मैं आपको बता दूं तो जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं पूरा हाथ से लिखा हुआ। तो ये 50-50 रुपए में एक सब्जेक्ट का मैं देता था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा एग्जाम नजदीक है, इसके लिए मैं सोचता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, तो मात्र 70 रुपए में अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का प्रकार कैसा है, पहले ऑब्जेक्टिव भी उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए पूरा सोल्यूशन के साथ रहेगा, न्यूमेरिकल भी आपका सोल्यूशन के साथ मिलेगा, थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी, और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजकर आप वहां से इन तीनों सब्जेक्ट का ले सकते हैं। और जो बच्चे मैथ वाले हैं तो उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए अगर, तो आपको फिर 50 रुपए में मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि 70 का आपका 50 हो जाएगा दो सब्जेक्ट का, और तीनों के चाहिए तो आपका 70 रुपए, ठीक है ना। तो इसको आप अगर चाहे तो कर सकते हैं इसी नंबर पे। बाकी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर आप लोग खंड बा, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र दिया गया n2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1/R, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी घुमा रहा है इधर उधर। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। देखिए इसका आप डालेंगे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर क्या डालेंगे, हम लोग 2 डालेंगे क्योंकि दूसरे का हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए 2, ठीक है। इसके बाद आप लोग करेंगे का नंबर का, तो यहाँ पर लिखना क्या है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लिखेंगे कि लेंस का द्वारक बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। लेंस का जो द्वारक होता है आप जानते हैं ना, जहां पर ध्रुव होता है, तो द्वारक बहुत ही कम होना चाहिए तथा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए, तब ये स्थिति आपकी लागू होती है, जो आपका ये फॉर्मूला दिया गया। तो देख सकते हैं अब काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें न्यूमेरिकल करना है क्या हमें। ऐसा कुछ भी नहीं पैसा साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको ये थ्योरी बताना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा आप क्या ही बताएंगे, इतना करना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसे बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटर डायोड। आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो चैप्टर है उसमें पढ़ा भी होगा आपने। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है, इसको आपको बताना है। चलिए इसको जानते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर डालना है और इसका ख नंबर, क्योंकि हम लोग ख नंबर का कर रहे हैं, क्रम से हमारा चल ही रहा है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन कि क्यों अग्र अभिनत में होता है। तो इसका देखिए रीजन यहाँ पर है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत में इसलिए होता है क्योंकि इस कारण चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के कोटर से रिकम्बाइन होते हैं, मतलब कि जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एक मुख्य रीजन होता है, बस आपको याद कर लेना है कि जो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो एलईडी होता है वो क्यों अग्र अभिनत में होता है, तो इसका रीजन बताएंगे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो एलईडी होता है अग्र अभिनत में इसलिए होता है क्योंकि इस कारण चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसके, चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के कोटर से रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। चालन बैंड और संयोजी बैंड तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी आपके पास टाइम है तो नोट्स में आप लोग जल्दी से जो है परचेस करके उसको एक बार रिवाइज करिए जल्दी से, ठीक है। टाइम बहुत ही कम है आपके पास क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है यूपी बोर्ड का, ठीक है। तो ऐसे में इसको देख लीजिएगा जिससे प्रकाश उत्सर्जित तो होता है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा आंसर आपको दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने है 11 क्वेश्चन कि यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों, ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है ना, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही चुटकियों में हम लोग इसको करने वाले हैं। सबसे पहले रीजन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि अगर प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों बराबर हैं तो फिर देखिए यहां पर लिखना है पहले जो रीजन दिया गया ग नंबर डाल के कि प्रिज्म कोण बराबर न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि प्रिज्म कोण आपका ए है और न्यूनतम विचलन कोण आपका डेल एम है। अब यहां पर क्वेश्चन पहले ही आपसे कह दिया है कि दोनों क्या है, बराबर हो, ठीक है ना, ए के बराबर हो, तो हमने इसको बराबर कर दिया। अब आइए
ज्ञात क्या करना है आपको कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो आपको पता है भैया कि जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है इसका सूत्र आपका होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और फिर आपका होता है होल अपॉन साइन ए बाई 2। ये सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, या कहीं पर एन बराबर भी रहता है म्यू बराबर भी रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब भैया ए का मान डेल एम के बराबर है तो आप डेल एम की जगह पर ए तो रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप यहां पर दोनों इक्वल की जगह पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगला स्टेप आपको यही चीज करना है कि यहां पर म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस ए। अब बोलेंगे ए प्लस ए कैसे, तो यहां पर डेल एम की जगह पर हमने ए कर दिया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां पर ये 2a हो जाएगा और 2a इसलिए हुआ तो यहां पर ये 2 से जो है 2 इसका जो है एक 2 कट जाएगा तो यहां पर a बचेगा, ठीक है ना। ये 2a अपॉन 2 मतलब 2 2 कैंसिल तो a बचा, तो यहां पर साइन a हो गया और बटे में आपका साइन a बाई 2 बचा। तो ये आपका म्यू इक्वल टू साइन a अपॉन साइन a बाई 2 बन गया। अब इसके बाद देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है मैथ में आपका, तो यहां पर म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन कॉस ए बाई 2। ये एक सूत्र है जो कि साइन ए का होता है, ठीक है ना। अब यहां से अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन ए बाई 2 और इस बटे का साइन ए बाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 कॉस ए बाई 2, है ना, इतना ही तो बचेगा। तो म्यू का मान 2 cos a बाई 2 इतना ही आपको करना है और यही आपका यहाँ पर अपवर्तनांक है, ठीक है ना। अपवर्तनांक ही आपको ज्ञात करना था तो ये आपका हो जाएगा इसका अपवर्तनांक का मान, ठीक है। इतना आपको करना है, ये आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी हैं, तो तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो आप पहले देखिए यहाँ पर डालेंगे घ विकल्प, सॉरी क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है, क्योंकि घ नंबर का आंसर लिख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको छोटा सा आंसर देना है। आपको क्या लिखना है इसमें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण वेक्टर ई है तथा वेक्टर बी ये एक दूसरे के क्या होता है लंबवत होते हैं, ठीक है। तो बस इतना आपको आंसर दे देना है। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, मतलब कि किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर अंगा डालकर लिख देंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको तो पता ही होगा, तो बस ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है यानी कि स्मॉल r वो किन कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां पर आप डालेंगे 4 नंबर विकल्प, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और लिखेंगे कि सेल का जो प्रतिरोध होता है यानी आंतरिक प्रतिरोध वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। और कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो पहला है आपके सामने विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और तीसरा आपका यहां पर है इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफलों पर, और चौथा है आपके पास ताप पर, ठीक है ना, जो टेम्परेचर होगा। तो इतना आप लोग बता सकते हैं। वैसे आपको मैं 4 बता रहा हूं, आप यहां पर 3 भी 2 या 2 से ज्यादा ही बताना है, ठीक है ना, 2 से कम नहीं बताना। तो ये आपको 1 नंबर दे के जाएगा। यहां से ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए। अगला देखिए वही चीज आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले तो कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड सा। ऐसे ही आपको पूरा कॉपी पर सॉल्व करके फिजिक्स का पेपर आना है, जैसे बता रहा हूं, तभी आप 65 प्लस स्कोर करेंगे। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो भी आपको दिक्कत नहीं लेना, मेरे साथ जुड़ के रहिए। हर चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आप नोट्स ले सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से तैयार करिए। समय आपके पास अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं उनको ज्यादा से ज्यादा आपको तैयार करना है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है ना, क्योंकि आप स्कूल वगैरह तो चल नहीं रहे कि आप कहीं इधर उधर खेलने घूमने जाते हैं, एग्जाम आपका आ गया एकदम सर पे, तो थोड़ा मेहनत करिए। चलिए देखिए यहां पर खंड सा और यहां पर है का नंबर क्वेश्चन करा कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए और इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अब इसमें अगर आप सोचे कि पूरा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाना है तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, काफी सारे बच्चे यही करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। तो यहां पर हम पहले देखिए डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 यानी कि तीसरे का कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर का नंबर का हम लिख रहे हैं। तो का नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कोई व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए और इसकी कौन कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं, संयुग्मी भुजाएं। चलिए तो यहां पर देखिए ये आपके सामने पूरा व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है ना, आप ऐसा ही बनाते हैं। इसमें जैसे ABCD ये 4 भुजाएं हैं, इसमें PQRS ये 4 प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है ना। इसमें यहां पर एक धारा
आप गैल्वेनोमीटर लगा है बीच में, इधर देखें तो आपका एक सेल लगा है, ठीक है ना, और इधर आपकी कुंजी है, ठीक है, इनको नाम भी दे सकते हैं आप इस प्रकार से, के हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरा क्या है आपका व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसमें बताना कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं संयुग्मी हैं, संयुग्मी भुजा। तो चलिए यहां पर लिखेंगे कि इसमें सेल तथा गैल्वेनोमीटर आपस में बदलने पर संतुलन अवस्था अपरिवर्तित रहती है। अतः सेल की भुजा जो AC है, यहां से अगर देखें सेल की भुजा A से ये और ये पूरा से यहाँ से ये सेल की भुजा है AC, है ना। तो जो सेल की भुजा AC है ये क्या है, तथा गैल्वेनोमीटर की भुजा BD है, ये आपस में संयुग्मी होगी। मतलब इसका एक ही रीजन आपको बताना है कि अगर गैल्वेनोमीटर आपस में या सेल को बदल दें, यानी कि सेल को हम लोग यहाँ पर लगा दें, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दें, आपस में बदल दें एक दूसरे को, तो अब यहाँ पर अगर वो संतुलन की अवस्था परिवर्तित रहती है, उसमें संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर आप कह सकते हैं कि इनकी भुजा संयुग्मी है। तो इसलिए यहाँ पर AC और BD ये दोनों भुजाएं आपस में संयुग्मी है, और यही चीज आपको इतना बताना था, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संट से आप क्या समझते हैं, संट समझते हैं ना, संट का सिद्धांत, और इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। चलिए जानते हैं संट सिद्धांत क्या है। तो यहां पर आप पहले लिखेंगे, देखिए डालना है संट, ठीक है, तो लिखना आपको स्टार्ट कर देना है कि यह विद्युत परिपथ में लगाया जाने वाला प्रतिरोध चालक तार होता है, ठीक है ना। मतलब एक प्रतिरोधक जो है चालक तार होता है, संट को क्या बोलते हैं, ये एक चालक तार होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का, और जिसका उपयोग परिपथ किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को किसी दूसरे मार्ग से भेजना होता है। तो ये होता है संट, ठीक है ना। संट का सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अगला को देखिए, यहां पर आपको क्या लिखना है, लिखना है कि धारा मापी में संट लगाकर उसे वोल्ट मीटर और अमीटर में बदला जा सकता है। मतलब अगर हमें धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको अगर हमें वोल्ट मीटर में चेंज करना है या एमीटर में चेंज करना है, उसको आप लोग संट लगाकर चेंज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर तो आप जानते होंगे वोल्टेज बताता है, एमीटर जो धारा बताता है ना। तो ये आपका संट का सिद्धांत तो होता है पूरा का पूरा, अच्छे तरीके से आप समझ गए। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका यहाँ पर गा नंबर, तो कह रहा है कि +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल 2 नंबर में ऐसे ही आएंगे। तो +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है ना, दो लेंस संपर्क में रखें। तो कह रहा है कि लेंस के संयोजन से, यानी कि दोनों को मिलाने पर, जब लेंस को संयोजित कर देते हैं, यानी कि दोनों को हम ऐड कर दें, तो पहला आपको ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी, और दूसरा क्वेश्चन आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। दो चीजें इसमें निकालनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला आप निकालिए, यहां पर क्या करेंगे, देखिए आपके पास 2 क्षमताएं दी गई हैं, जिसमें से पहली को आप P1 मान लेंगे और दूसरी को P2 मान लेंगे। पहली आपकी यहां पर क्वेश्चन में अगर देखें तो +5 डायोप्टर दी गई थी, है ना, यहां पर देख लीजिए, और दूसरी -3, तो यहां पर P2 को -3 कर देंगे। और अगर आपको लेंस की क्षमता निकालनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो P बराबर P1 + P2, यानी कि P = +5, और यहां पर -P2 का मतलब है -3 है, तो इसलिए यहां पर 5 - 3 यानी कि 2 डायोप्टर आपकी आ जाएगी प्लस का, ठीक है ना। तो ये आपकी लेंस की क्षमता हो गई। अब इसमें 2 ही चीज निकालनी है, तो आपका एक निकालना है फोकस दूरी। तो चलिए फोकस दूरी कैसे निकालेंगे समझिए, लिखेंगे फोकस दूरी सेकंड में, संयोजन की फोकस दूरी, यानी कि लेंसों को जोड़ दे तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, तो F = होता है 100/P, यानी कि 100/P मतलब कि लेंस की क्षमता, और ये सेंटीमीटर में होता है। अगर 1/P होता तो मीटर में होता, और 100/P है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो F = 100/P, और P का मान आपके पास 2 आया है, तो 100/2 यानी कि 50 आपका काटने पर आएगा। ये 50 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ चुकी है। तो बस 2 चीजें निकल आई आपकी, 2 ही तो आपको यहाँ पर निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है ना, फोकस दूरी और क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहां पर घ नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन तो आप जानते हैं ना, वर्क फंक्शन जिसे बोलते हैं W से डिनोट करते हैं। तो यहां पर कार्यफलन दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब EV, ठीक है ना। और फिर कहा गया है कि इसे अगर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक मणि प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, तो आपको ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन देहली तरंग दैर्घ्य, और दूसरा क्वेश्चन निरोधी विभव। 2 चीजें इसमें भी निकालनी है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। चलिए यहां पर पहले दिया गया कार्यफलन, तो डालेंगे हम लोग यहां पर कौन सा क्वेश्चन है, तो घ नंबर। तो घ नंबर यहां पर देखिए
इसमें आपको डाल देना है और लिखेंगे W इक्वल टू दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कार्यफलन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। पहली चीज आप निकालेंगे देहली तरंग दैर्घ्य। तो देखिए तरंग दैर्घ्य को आपको पता है आपको कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है देहली शब्द जुड़ा है तो इसके लिए लैम्डा नॉट कर देंगे, ठीक है ना। अगर देहली केवल तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना हो तो आप लैम्डा लिखते हैं, लेकिन देहली तरंग दैर्घ्य है तो इसलिए यहां पर लैम्डा नॉट करना है आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट इक्वल टू C अपॉन W, ठीक है। H आपका प्लांक नियतांक है और C आपकी प्रकाश की चाल है और W कार्यफलन है जो कि दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि भैया H और C का मान कहां पर रहेगा, तो भैया पेपर में आप इसे पलट के देख लीजिएगा, पीछे साइड सारी वैल्यू दी रहती है। यहां पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। प्लांक नियतांक हो गया, प्रकाश की चाल हो गई, AKMU हो गया, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, रिडबर्ग नियतांक, इलेक्ट्रॉन का आवेश, सारी चीज़ें पेपर में पीछे दी रहती है तो इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, बाकी देख लीजिएगा पेपर में पीछे साइड। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य कैसे निकालना देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग लैम्डा नॉट इक्वल टू H का मान 6.6 गुणे 10⁻34, ये प्लांक नियतांक का वैल्यू है। गुणे से प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो रख दिए। W का मान आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 लिखिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको आपको यहाँ पर वोल्ट में चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻19 का गुणा करा दिए तो ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 6.2 गुणे 10⁻7 मीटर आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। जैसे आप करेंगे तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 10 के घाते -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 19 बनेगा, तो 9 और 8 यहाँ पर ये 17 यानी 27 बनेगा। 27 बनने के बाद आपका यहाँ पर ये 34 से जो है माइनस होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये 7 जो है 10⁻7 बचेगा, और बाकी का यहाँ पर 1.6 को इसमें गुणा कराएंगे तो 3.2 हो जाएगा, और 3 का आप यहाँ पर इससे कराएंगे तो पूरा इसका कैलकुलेशन यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पर डायरेक्ट किया हूँ। अब इसके बाद देखिए आपको पता है ये जो 6.2 है इसको अगर आप 6200 कर देते हैं तो ये आपका यहाँ पर जो 10⁻7 है ये बन जाता है 10⁻10, ठीक है। और आपको पता है 10⁻10 कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, तो ये हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम जो कि है देहली तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर एक चीज तो आपकी निकल आई, क्या, देहली तरंग दैर्घ्य। अब निरोधी विभव ज्ञात करना है, तो चलिए निरोधी विभव भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर तो आप डालेंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपको डालना है यहाँ पर निरोधी विभव, जो जिसको हम लोग यहाँ पर V0 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये विभव होता है तो ये इसका सूत्र होता है W/E। W आपका कार्यफलन है जो कि आपको पता है वैल्यू दी गई है, और ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है उसका मान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कैसे हो जाएगा, W का मान रखेंगे 2 गुणे 10 घाते 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपके सामने है तो दोनों ये इक्वल है तो ये कट जाएंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पर निरोधी विभव का मान आएगा 2 वोल्ट। बस इतना आपको कर देना है, ठीक है ना। इसका एक नंबर, तो स्टेप वाइज आपको फिजिक्स में नंबर मिलते हैं। यहां से पूरे 4 क्वेश्चन आपके जो है खंड साख के भी सॉल्व हो जाते हैं, 2-2 नंबर वाले, ठीक है। अब आते हैं अगला, देखिए इसके बाद यहां पर आपका स्टार्ट होता देखिए नेक्स्ट आपका खंड दा। तो अब देखिए खंड दा में ये चीजें देखिए वही आपका सेक्शन से यानी कि खंड सा के आपके इंग्लिश में दिए गए हैं क्वेश्चन, तो आप इनको कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। इसके बाद देखिए यहां से आपका आता है खंड दा लघुत्तरी सेकंड, दूसरे प्रकार के लघुत्तरी। ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इनको करते हैं कैसे करना है देखिए। तो आपका है प्रश्न संख्या क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। इसमें पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब चौथे नंबर का है ना। 4 नंबर मतलब मैं यहाँ पर मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ। तो 4 नंबर में तो इसको डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, और इसके बाद आप डालेंगे का नंबर। तो का नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन कर रहा है कि अग्र अभिनत यानी फर्स्ट अग्र अभिनत तथा सेकंड पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए और सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में जो पीएन संधि डायोड होता है इसके लक्षणों की तुलना करनी है आपको, ठीक है। और फिर आपको बताना है सौर सेल की जो है अभिनत की प्रकृति। तो चलिए पहला आपके सामने है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, क्योंकि यहाँ पर दोनों बताने हैं, अग्र अभिनत भी और पश्च अभिनत भी। तो चलिए यहाँ पर देखिए
पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें सेल जुड़ा है, एक आपकी कुंजी है और ये आपका पीएन संधि डायोड है, ठीक है ना। इसके लक्षण कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला लक्षण, पहला आपके सामने है, यहाँ पर अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध लगभग 50 से 100 ओम होता है, ठीक है ना। अग्र अभिनत में कितना होता है संधि डायोड का प्रतिरोध, तो 50 से 100 ओम। और जो पश्च अभिनत होगा उसका हम नेक्स्ट पेज में भी देखेंगे, क्योंकि तुलना करनी, अंतर भी कह सकते हैं कि अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो समझिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा ही नहीं सॉल्व करा रहा हूं, इतनी मेहनत करके पूरा अच्छे तरीके से आपके लिए लिखा हूं, सारी चीजें मतलब पूरा सोल्यूशन किया हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। और आइडिया तो आपको लग ही रहा है कि किस लेवल से पेपर करना है हमें बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे हैं ना, तभी 65+ आएंगे आपके। तो ये आपका फर्स्ट है। अब सेकेंड देखिए, दूसरा आपके सामने है, अग्र अभिनत में अभिनति के लिए कम विभवांतर की आवश्यकता होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अग्र अभिनत में 50 से 100 ओम का प्रतिरोध होता है और इसका विभवांतर लगभग कम होता है, कम विभवांतर की जो है आवश्यकता होती है। अब बात करें पश्च अभिनत। अब देखिए पश्च अभिनत में यहाँ पर इसका जो है आप उल्लेख करिए, तो पश्च अभिनत में क्या होता है, पश्च अभिनत में यहाँ पर वैसे ही बना, ठीक है ना, ये पीएन संधि डायोड है और यहाँ पर इसका उल्लेख करना, तो पहला पॉइंट समझिए, जो पश्च अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि हमने अगर अग्र अभिनत के आपको याद होगा तो हमने देखा था कि 50 से 100 ओम होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, लेकिन इसमें क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁶ ओम तक का हो सकता है, ठीक है ना। और हमने क्या देखा था, विभवांतर के लिए क्या देखा था, तो बहुत ही कम विभव की आवश्यकता होती थी अग्र अभिनत में। लेकिन यहां पर क्या होता है, पश्च अभिनत में उच्च प्रतिरोध के साथ साथ जो प्रतिरोध तो उच्च होगा ही, लेकिन विभवांतर भी क्या होगा, ये भी उच्च होगा। तो यहां पर जस्ट उल्टा है अग्र अभिनत से, समझ गए ना। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन यहां पर क्या कहा था आपसे, कहा कि सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। तो इसकी प्रकृति क्या होती है समझिए थोड़ा सा। देखिए सौर सेल अबायसित होता है, कैसा होता है, अबायसित, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें कोई बाह्य स्रोत नहीं लगाया जाता, और किंतु जब इसके संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो अग्रदिशिक की भांति कार्य करता है। अग्रदिशिक मतलब अग्र अभिनत की भांति ये वर्क करने लगता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने पूरा सॉल्व हो गया। और इसका एक डायग्राम यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर पश्च धारा की बात करें तो ये धारा की दिशा है और ये आपका पश्च विभवांतर है, बाकी ये मिड पॉइंट है। तो इसमें ये आप बना सकते हैं, ठीक है। इतना आपको सॉल्व करना है पूरा इस क्वेश्चन का 3 नंबर के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करा कि दिखाइए कि हेनरी बटे फैरेड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसको आपको प्रदर्शित करना है। ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आप यहां पर देखिए क्या खा नंबर का है ना, तो यहां पर डाल दीजिए, पहले क्या करेंगे खा नंबर डालेंगे और फिर आपको दर्शाना क्या है, हेनरी बटे फैरेड 1/2 को ओम के बराबर, यानी कि इसको प्रतिरोध के बराबर हमें लाना है, ठीक है ना। लास्ट आंसर आपका प्रतिरोध के बराबर आना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ये आपका प्रतिरोध का मात्रक है, हम मान लेंगे, तो क्योंकि इसको हमें सिद्ध करना है, तो प्रतिरोध का मात्रक इसके बराबर कर दिए। अब आइए यहां पर हेनरी की बात करें तो भैया हेनरी का एक आपका अलग मात्रक होता है, जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है होता है, और इसी का मात्रक हम एक और मानते हैं जो कि होता है वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, ठीक है ना। वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, यहां पर आप लोग इसको डिवाइड करिए, ये इसका वैल्यू, ठीक है ना, हेनरी का वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। और फैरेड की बात करें तो फैरेड आपका क्या होता है, संधारित्र की धारिता C, तो C बराबर Q अपॉन V होता है। तो Q मतलब कि ये आपका आवेश, जिसका यहां पर आप लिख देंगे एम्पियर एम्पियर सेकेंड, और आपका भी मतलब वोल्टेज, तो जो बटे का वैल्यू रहेगा वो ऊपर पहुंच जाता है, तो यहां पर आपका वोल्ट ऊपर पहुंच गया। अब देखिए यहां पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा कितना, वोल्ट, वोल्ट बचेगा तो वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर बचेगा तो यहां पर एम्पियर स्क्वायर, इसलिए वोल्ट अपॉन एम्पियर में स्क्वायर लग गया। और अब देखिए V अपॉन I क्या होता है, आर के बराबर होता है, बोलेंगे भैया क्योंकि हमने ओम का नियम तो पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे, देखिए V अपॉन आई ही लिखा है, V अपॉन आई, अब यहां पर इसमें स्क्वायर लगा तो आप समझ सकते हैं ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर V अपॉन आई यानी कि ये ओम हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये प्रतिरोध है, ठीक है ना, तो ये इसके बराबर आया। अब देखिए हमने क्या किया, हेनरी अपॉन फैरेड अगर इक्वल कर दे वोल्ट अपॉन एम्पियर के, तो अगर इधर आपकी पावर 1/2 की है और ये पावर अगर इधर जाएगी तो ये आपकी स्क्वायर में बदल
जाएगी, समझ रहे ना। तो इधर आपकी स्क्वायर में चेंज हो गई, बस वही चीज आपको बता देना। और लास्ट में आप ओम के बराबर ले आएंगे, वोल्ट अपॉन एम्पियर ये ओम के बराबर होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो बस इतना सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ भी गए होंगे, काफी इजी है। यहाँ पर कितने स्टेप हैं, 1, 2 और 3 स्टेप में ये पूरा आ जाना है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब कभी कभार पूछे जाते हैं, और कभी कभार क्या ही जो फिजिक्स का पेपर है वो ऐसा ही आता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही आता है। तो इसलिए ज़्यादा आप जो है थ्योरी के भरोसे मत रहिएगा। कोई आपसे कहे कि बस ये थ्योरी पढ़ के चले जाओ, इतना आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके काफ़ी सारे नोट्स तैयार किए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। एग्जाम तक बहुत सारी चीज़ें आपको मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यार मैं अगर बात करूँ तो मैं कंटेंट पर भरोसा करता हूँ, मैं ना कि फर्जी बातों पर, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करिए, बेकार की चीज़ों पर आप फोकस मत करिए। अगला देखिए गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करिए। यहां पर आपके सामने एक चित्र दिया गया, इस प्रकार के चित्रों को आप जानते हैं ना, ये फिजिक्स में आता ही आता है, ठीक है ना, ऐसा एक डायग्राम। तो यहां पर अगर देखें तो ए बी सी और डी ये पूरा एक यहां पर आयत है, ठीक है ना। अब इसमें देखें तो यहां पर ये आपका 1 ओम प्रतिरोध है, जिसमें आपकी I3 धारा है, ठीक है। इधर देखें तो यहां पर 2 वोल्ट का ये E1 यानी कि सेल लगा है। इधर आपका एक E2 सेल, दूसरा 1 वोल्ट का है। यहां पर 1 ओम, और इसको आप पूरा देख लीजिएगा, ऐसे बना है। इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में, यानी कि जितना आपका जैसे यहां पर प्रतिरोध है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों जगह पर आपको धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पर डालेंगे, क्या डालना है, गा नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लगेगा, आपका किरचॉफ का नियम लगेगा। किरचॉफ के नियम तो आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार आपको यार कराए हैं, देखिए। इसीलिए कहता हूं कि जो चीजें पढ़ाऊं वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर काम आएगी, चाहे वो भले ही आपका क्वेश्चन आपका चाहे मतलब फॉर्मूला ही आए, लेकिन जरूर काम देगा। तो किरचॉफ का नियम आपको पता है, बंद पास में यहाँ पर कैसे लगेगा, तो लिखेंगे बंद परिपथ में किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब यहाँ पर प्रथम नियम आपको पता है, संधि का नियम जिसे बोलते हैं, हम लोग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रथम नियम क्या होता है, I1 + I2, यानी कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं उनको हम लोग धनात्मक लेते हैं, सभी का योग 0 होता है। जैसे यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम C मान ले, C को संधि माने, तो I1 धारा का देखिए जो एरो है आपका ये आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तीनों आ रही है C की ओर। तो यहाँ पर इसलिए तीनों को ऐड करेंगे और बराबर 0, यानी कि सभी प्लस के हो जाएंगे। और फिर इसके इक्वल में I1 + I2 इक्वल टू हम कर सकते हैं, I3 को इधर ले जाएंगे तो यह माइनस का I3 हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अगला पेज देखिए क्या करते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, इसमें लिखेंगे हम लोग कि बंद पास ABCA में, यानी कि देखिए इसमें समझ रहे हैं, जो पहला हमारा यहाँ पर क्या है, बंद पास। इसमें पूरा का पूरा 2 चित्र बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज आपका एंगल इधर बन रहा है और एक ट्रायंगल इधर है। तो ABCA ये आपका जिस पॉइंट से हम चलेंगे उसी पॉइंट पर वापस आपको आ जाना होता है, ये होता है बंद पास, और इसी में आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ आता है। जैसे इसमें आएंगे तो ACDA, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए पहले ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि बंद पास ABCA में। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर 1I1 - 1I3 = 2 लिखा है। तो आपको पता है कि जो किरचॉफ का सेकंड नियम है वो कहता है कि उसके संगत प्रतिरोध, जैसे कोई भी परिपथ है, किसी परिपथ में संगत प्रतिरोध तथा धारा का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उसमें प्रवाहित विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब यही चीज यहाँ पर की गई, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए I1 का संगत प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर 1 ओम है, और अगर बात करें I3 का संगत प्रतिरोध क्या है, तो 1 ओम है, और इसमें आपका 2 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए यहाँ पर ये चीज आपका हो जाएगा सेकेंड समीकरण। इसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरा, देखिए बंद पास ADCA में। अब यहां पर आपका ADCA दूसरा वाला, यहां पर I3 धारा है और इसका संगत प्रतिरोध 1 ओम है, यहां पर I2 धारा, इसका संगत प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर लिखेंगे 1I2 - 1I3, और माइनस क्यों आया ये भी आपके माइंड में आता होगा। तो भैया माइनस इसलिए आया है क्योंकि अगर आप इस दिशा से चलते हैं और फिर से देखिए यहां पर कह रहा ना ACDA, तो इधर से चलेंगे इधर आएंगे, तो भैया I2 जो है वो आपका विपरीत जा रहा है,
I3 इधर है, फिर इधर हम चलेंगे इस दिशा में, तो I2 आपका इधर की ओर है, तो ये एक दूसरे से लड़ जाएंगे। और मतलब लड़ने का मतलब समझ सकते हैं, विपरीत हो गए, और जहां विपरीत होगा वहां पर किरचॉफ का प्रथम नियम लग जाता है, और प्रथम नियम आपका माइनस कर देगा, ठीक है, इसलिए माइनस है। और यहाँ पर एक क्यों लिखा है, क्योंकि भैया इसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है इसमें, ठीक है ना, दूसरे वाले परिपथ में, इसलिए ये हो गया। और इससे आपका ये बन जाएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका I1 + I2 - 2I3 = 3, ये 4 समीकरण आपका बन जाएगा दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा, बस यही चीज हमने किया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका ये सब चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो लिखेंगे समीकरण 1 से तथा समीकरण 4 से, ये चौथा समीकरण है। और समीकरण 1 हमने देखिए अभी यहाँ पर आपको बताया था, ये चीज़ आपके सामने ये रखिए, ठीक है ना, ये I1 + I2 = I - I3, इन दोनों के बराबर क्या है, I1 + I2 के -I3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, I1 + I2 की जगह पर माइनस का I3 कर देंगे, तो माइनस का जब I3 यहाँ पर आएगा तो भैया यहाँ पर माइनस का I3 और माइनस का 2I3 जुड़ के बन जाएगा माइनस का 3I3, ठीक है ना। तो इसलिए ये बना, और यहाँ पर 3 से 3 आप कैंसिल करा सकते हैं, तो बचेगा क्या, I3 = 1, ठीक है ना, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए I3 बराबर आपका बन गया, यहाँ पर देख सकते हैं -1, ये चीज आ गई। अब इसके बाद आप दूसरे परिपथ में निकालना चाहें तो आप समीकरण 2 से निकाल सकते हैं। समीकरण 2 जैसे हमारा यहाँ पर I3 का मान आ गया, तो समीकरण 2 में जब हम जाएंगे यहाँ पर तो I3 का मान 1 हमारा आया माइनस का, इसको रख देंगे तो I1 का मान निकल आएगा इसमें, है ना। इसी प्रकार से समीकरण 3 में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको I2 का मान निकल आया इससे, है ना। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर एक चीज़ को निकाल कर, जैसे x का मान निकल आता है तो हम y का मान निकाल लेते हैं मैथ में, वैसे ही इनको निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर कि अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक के चालकता पर आप मिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट करिए, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पर घ नंबर को। और प्यारे साथियों यार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब आपको करना है। अगर आप मेरा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। तो इतना यार आप प्लीज़ कर दीजिए और जल्दी से आप लोग अपनी इस यूट्यूब परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और आपके ही सपोर्ट से सारी चीज़ें हो पाती हैं, तो इतना आप लोग करते जाइए। बाकी मैं तो आपका जो है काम कर ही रहा हूँ। चलिए जानते हैं घ नंबर का आंसर हम लोग। तो देखिए लिखेंगे आप लोग यहाँ पर घ नंबर अपमिश्रित अर्धचालक। अब इसमें लिखना क्या है, अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं समझिए थोड़ा सा। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक, कौन सा, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें एक कोटर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक कोटर, ठीक है। और इसी प्रकार जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। मतलब कोटर इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, जब आप लोग शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि मिलाएंगे तो वहां पर कोटर बनेगा, और अगर शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक आप उस अशुद्धि मिलाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहां तक समझ में आया। अब देखिए और एन टाइप अर्धचालक बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से एन टाइप का अर्धचालक बनता है। जितना अधिक अपमिश्रण होता है उतना ही अधिक बहुसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अर्धचालक की चालकता पर प्रभाव। तो अर्धचालक की चालकता पर प्रभाव को समझिए। पहला देखिए अपमिश्रण का प्रभाव, अधिक अपमिश्रण मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। पहला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना। दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट यहां पर कह रहा है कि अर्धचालक की चालकता सिग्मा, ये 6 नहीं है, समझ लीजिएगा सिग्मा है ना, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू होता है ई ब्रैकेट में एन ई यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या म्यू ई प्लस एन एन इंटू एन म्यू एन, ठीक है ना। और यहाँ पर ताप बढ़ाने पर म्यू ई तथा म्यू एन के दोनों ही घटते हैं, किंतु एन ई तथा एन एन दोनों ही बढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और जो म्यू एन है ये घटता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये आप इस प्रकार से होता है अपमिश्रण, जिससे कि एन टाइप का अर्धचालक आपका निर्माण होता है। इसका ये आपका पूरा थ्योरी है, इस तरीके से आपको लिख के आना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका किस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोटॉन जो कि P है तथा एक अल्फा कण
समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं और पी तथा यानी प्रोटॉन तथा अल्फा कण संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। बाकी के इधर आपके इंग्लिश में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इनको स्क्रीनशॉट करिए, आप थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिए क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है और इन क्वेश्चनों को मैं आपको जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उनको लॉन्ग वीडियो में आपको मैं कभी कवर कराऊंगा, जैसे कि 1-2 दिन में, क्योंकि अभी थोड़ा सा हिंदी का एग्जाम चल रहा है तो हिंदी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जस्ट आपको मैं इनको करा दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। बाकी देखिए एक आपका डायग्राम का ये भी क्वेश्चन है, तो इनमें समझ सकते हैं थ्योरी की यहाँ पर भंवर धारा हो गई, इसके 2 अनुप्रयोग बताइए, या तो इसी के अथवा में आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इस पर आधारित 2 युक्तियां लिखिए। तो इस प्रकार की ये थ्योरी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पष्ट कीजिए, जो कि आपके सामने 5 नंबर का ये क्वेश्चन और इसी के अथवा में एक 5 नंबर का, इन 5 नंबर वाले क्वेश्चनों पर फोकस करना है। और इसलिए कह रहा हूँ कि आप नोट्स पर जो है परचेस करिए, नोट्स में ये वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसलिए मैंने जो है आपके लिए मेहनत करके ये सारी चीज़ें तैयार करी हैं, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हैं तो मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लीजिए ही, लेकिन प्लीज़ आप परेशान मत करिएगा बार बार मुझे, क्योंकि यार मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहा हूँ और अगर आप मुझे परेशान करते तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो बार बार आपको कॉल वगैरह नहीं करना। अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि नोट्स में क्या क्या चीजें रहेंगी, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ थ्योरी के साथ मैं आपको बता दिया हूं कि क्या रहेगा, तो इसलिए आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपको परेशान नहीं करना प्लीज, क्योंकि मैं आपके लिए यार बहुत सारी चीजें अभी करता हूं तो इससे थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस ये आपका न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन इनको मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी इसके बाद खंडिया से आपका आता है, यहां पर देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, यहां पर दूरदर्शी से क्वेश्चन है, इसी के अथवा में आपका ये एक न्यूमेरिकल है तो 5 नंबर का ये भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने ये भी जो है इस प्रकार से गॉस की प्रमेय आई है इसी में, ठीक है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है और बस इतना क्वेश्चन आपका यहां से आता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका पेपर पूरा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन, तो यार प्लीज आप फोकस करिए, वरना यार बहुत ही ज्यादा आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। फिजिक्स को हल्के में लेकर नहीं चलना, ये दिमाग में हमेशा आपके चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स आप आसानी से 65+ ले आएंगे पेपर पढ़ के, जो आपको 2024 के वायरल पेपर दे रहे हैं उनसे पढ़ के ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत करिए, टॉपिक पर फोकस करिए, ठीक है। क्या कह रहा हूं आप समझ गए ना, बस इतना पेपर आएगा। और इसी प्रकार से मैं आपको यहां पर फिजिक्स के काफी सारे सेट्स हैं जो कि पुराने वाले पेपर, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और यहां पर इसी प्रकार से कॉपी लिखने का तरीका हर एक सब्जेक्ट पर मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।